गुड मॉर्निंग सभी को और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डेट है आज 4 नवंबर। देखते हैं कौन सी न्यूज़ इम्पोर्टेंट है। तो आरबीआई ने जारी किया है पीसीए फ्रेमवर्क। जो पीसीए फ्रेमवर्क होता है वो एक तरह से वॉच लिस्ट मीन्स उसमें आरबीआई ये देखता है कि कौन कौन से बैंक जो हैं वो वीक हैं। मीन्स किसका एनपीए ज़्यादा हो गया है, कौन सी बैंक घाटे में चल रही है। तो इसलिए ये पीसीए फ्रेमवर्क जो है वो इशू किया जाता है। The regulator imposes restrictions like curbs on lending on such banks। मीन्स यहाँ क्या किया था है कि जिस पर लेंडिंग वगैरह जो अगर इम्पोज कर दिया गया कि अगर जो भी बैंक घाटे में चल रहे होंगे तो उन पे ये चीज़ इम्पोज कर दिया जाएगा और वो अगर लोन वगैरह लेना है उस बैंक को आरबीआई से तो वो नहीं ले सकता, वहाँ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है। The PCA framework also applies to commercial banks and does not कवर कोऑपरेटिव बैंक्स। देखिए ये केवल अप्लाई होते हैं केवल कॉमर्शियल बैंक के लिए। ये नियम जो है केवल कॉमर्शियल बैंक के लिए है, कोऑपरेटिव बैंक और नॉन फाइनेंशियल जो कंपनीज़ हैं उनके लिए अप्लाई नहीं होता है। पीसीए को इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे पहले दिसंबर 2002 में। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एज ए स्ट्रक्चर्ड अर्ली इंटरवेंशन मैकेनिज्म along the lines of the US Federation Deposit Insurance Corporation's PCA framework। तो 2002 दिसंबर में इसको सबसे पहले आरबीआई के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। जैसे यूएस ने इंट्रोड्यूस किया था अपना पीसीए फ्रेमवर्क, तो उसी टाइम भी यहाँ पे आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था। जो लास्ट पीसीए फ्रेमवर्क था वो आरबीआई ने इशू किया था अप्रैल 13 2017 में। एंड इम्प्लीमेंटेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ बैंक फाइनेंशियल एज ऑफ मार्च 31 2017। उसके बाद उसका जो इम्प्लीमेंटेशन था वो मार्च 31 से शुरू हुआ। तो जो देखते हैं अब के जो नॉर्म्स आए हैं वो क्या हैं। अब के नॉर्म्स जो हैं वो 1 जनवरी 2022 से लागू होंगे पीसीए फ्रेमवर्क के। और कैपिटल, एसेट क्वालिटी एंड लिवरेज विल बी द की एरिया फॉर मॉनिटरिंग। और जो कैपिटल, एसेट क्वालिटी और लिवरेज जो है ये तीनों की पॉइंट होंगे, की एरिया होंगे जिससे आरबीआई जो है वो मॉनिटर करेगा। That apart, RBI has also revised the level of shortfall in total capital adequacy ratio that would push the lender to risk threshold 3 कैटेगरी। अब देखते हैं 3। देखिए अगर कोई भी बैंक मीन्स घाटे में जा रहा है तो वो इस पे लागू हो जाएगा पीसीए फ्रेमवर्क। उसके बाद वो लेंडिंग वगैरह जो है वो नहीं कर सकता। आरबीआई हैज़ स्पेसिफाइड सर्टेन रेगुलेटरी ट्रिगर पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू 3 पैरामीटर। 3 पैरामीटर आरबीआई ने बताए हैं कि उसी के हिसाब से जो आरबीआई है वो चेक करेगा कि कौन सा बैंक घाटे में कौन सा नहीं है। तो पहला है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, इसको सीआरआरआर बोलते हैं। ये मेजर करता है एक बैंक का कैपिटल to ensure that it can absorb a reasonable amount of loss and complies with the statutory capital requirements। मीन्स कितना वो लॉस जो है वो झेल सकता है। उसके बाद सेकंड है जो है वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मीन्स अगर कोई कंपनी से कोई लोन लिया और लोन चुकता नहीं कर पाया तो वो बैंक के एनपीए में चला जाएगा। मीन्स जितना ज़्यादा लोग अपना लोन ड्यू करेंगे उतना ही बैंक का जो एनपीए है वो बढ़ता जाता है। उसके बाद तीसरा है रिटर्न ऑन एसेट्स। ये जो एक इंडिकेटर है कि कोई भी कंपनी कैसे यूटिलाइज कर रही है एसेट को और उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो उसके हिसाब से जो आरबीआई है वो ये सब चीज़ें चेक करेगी। सेकेंड न्यूज़ हमारी आती है कि इंडिया ने लॉन्च किया है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द रेजिलेंट आइलैंड स्टेट्स। तो पीएम मोदी ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया, रेजिलेंट आइलैंड स्टेट्स आईरिस फॉर डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मॉल आइलैंड नेशन। तो जो स्मॉल आइलैंड नेशन है उनके एक तरह से उनको और डेवलप करने के लिए ये चीज़ लॉन्च किया गया है। स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स फेस द बिगेस्ट थ्रेट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। तो जो ऐसे मीन्स ऐसे आइलैंड्स हैं स्मॉल, उनको सबसे ज़्यादा खतरा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। टू मिटिगेट दिस, इंडिया स्पेस एजेंसी जो इसरो है वो बनाएगा एक स्पेशल डाटा विंडो टू प्रोवाइड देम टाइमली इन्फॉर्मेशन अबाउट साइक्लोन्स। मीन्स इसरो जो है एक क्या करेगा कि एक विंडो बनाएगा ताकि वो उनको साइक्लोन के बारे में जानकारी दे सके, या कोरल रीफ मॉनिटरिंग, कोस्ट लाइन मॉनिटरिंग, इन सब चीज़ों को सेटेलाइट के जो हेल्प से है वो इसरो इन छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं उनको भी बता सके। आइरिस विल बी अ पार्ट ऑफ इंडिया यूके कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। मीन्स जो आइरिस होगा एक पार्ट होगा किसका, इंडिया यूके कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का ये एक पार्ट होगा सीडीआरआई। सीडीआरआई के बारे में देखते हैं। सीडीआरआई जो है वो एक इंटरनेशनल कोलिशन है जिसमें जैसे यूएन एजेंसीज हो गई और मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर वगैरह इसमें आते हैं। ये एम करता है टू प्रमोट डिजास्टर रेजिलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। मीन्स ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जो मीन्स डिजास्टर झेल सके। मीन्स कोई भी अगर आपदा या विपदा आती है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चीज़ वहाँ रह सके। इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रमोट रिसर्च एंड नॉलेज
ऑब्जेक्टिव जो है वो इसका ये है कि वो नॉलेज और रिसर्च को प्रमोट किया जाए, शेयरिंग इन द फील्ड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रिस्क मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड्स, फाइनेंसिंग एंड रिकवरी मैकेनिज्म। देखिए इसको लॉन्च किया गया था, इसको CDRI जो है वो लॉन्च किया गया था PM मोदी के द्वारा 2019 में UN क्लाइमेट एक्शन समिट में, जो कि 2019 सितंबर में हुआ था। इसमें देखते हैं क्या क्या फोकस एरिया हैं। तो फोकस एरिया है कि CDRI इनिशियल फोकस इज ऑन डेवलपिंग डिजास्टर रेजिलेंट इन इकोलॉजी, सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मीन्स ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए कि कोई भी आपदा विपदा आती है तो नुकसान ना हो उसमें। इट एम्स टू अचीव सस्टेनेबल चेंजेस इन मेंबर कंट्रीज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अलॉन्ग विद अ मेजर डिक्रीज इन द इकोनॉमिक लॉसेस सफर्ड ड्यू टू डिजास्टर। अगली न्यूज़ हमारी आती है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल क्लासेस के लिए, NCSC बोलते हैं इसको। तो NCSC जो है वो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 338। NCSC आती है आर्टिकल 338 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसका जो फंक्शन है और जिसका जुरिसडिक्शन है वो ये अंडर काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में। ठीक, इट फंक्शंस अंडर द जुरिसडिक्शंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। It was established with a view to safeguard against the exploitation of scheduled castes। मीन्स जो SC हैं उनके राइट्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए, उनके अधिकार को एक्सप्लॉयटेशन से, ताकि उनके अधिकारों का हनन ना हो, तो उसी के लिए ये कमीशन का गठन किया गया था। एम्स टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट देयर सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, कल्चरल इंटरेस्ट एंड स्पेशल प्रोविजन वर मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनके जो सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक और जो कल्चरल इंटरेस्ट हैं उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए इस कमीशन को बनाया गया। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए स्पेशल ऑफिस अंडर आर्टिकल 338। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम ये प्रोवाइड करता है कि एक स्पेशल ऑफिस होगा अंडर 338, जिसमें इसके अंडर में ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स बनाया जाएगा। और जो स्पेशल ऑफिसर होगा उसको बोला जाएगा कमिश्नर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। लेकिन बाद में 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब होता है 1990 में, तो वहाँ 338 को अमेंड कर दिया जाता है, और उसके बाद एक ज्वाइंट नेशनल कमीशन इंट्रोड्यूस किया जाता है SC और ST दोनों के लिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स दोनों के लिए। बाद में 89th अमेंडमेंट होता है जिसमें ये NCSC और NCST दोनों को सेपरेट कर दिया जाता है। मीन्स एक 330 में आ गया, 338 में आ गया और एक 338 में आ गया। अब देखते हैं इसके फंक्शंस क्या हैं। तो इसके फंक्शंस हैं टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर रिलेटिंग टू सेफगार्ड प्रोवाइडेड फॉर SC। मीन्स एक तरह से ये इनको कोई भी इनका राइट्स का वॉलेशन ना हो, तो उसी को सेफगार्ड करने के लिए ये काम करती है NCSC या NCST जो है। To inquire into specific complaints with respect to the deprivation of rights and safeguard of scheduled castes, to participate and advise on the planning process of socio-economic development of SCs, to evaluate the progress of their development under the union and any states। ठीक है, उनके प्रोग्रेस को भी इवेल्युएट करना इनका काम है। To present to the president annually and at such other times as the commission में deem fit reports upon the working of those safeguards। अब देखिए जो ये कमीशन है, ये कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंपती है प्रेसिडेंट को। ठीक, जब भी वो चाहे, जब भी रिपोर्ट तैयार होगी तो वो प्रेसिडेंट को जाके सौंप देगी। टू मेक इन सच रिपोर्ट्स रिकमेंडेशन एज टू द मेजर्स दैट शुड बी टेकन बाय द यूनियन और एनी स्टेट्स टू डिस्चार्ज सच फंक्शंस एज द प्रेसिडेंट में सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। मीन्स अब देखिए जो भी इसका रूल्स एंड रेगुलेशन का जो फंक्शन है वो फॉलो वैसे ही होगा जैसे पार्लियामेंट उसको डिस्क्राइब करती है। अगली न्यूज़ है हमारी वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड की। तो ये इनिशिएटिव जो है उसको अनाउंस किया गया था सेकेंड डे ऑफ COP26 और बाय इंडिया एंड द UK टू टैप सोलर एनर्जी, ताकि हम जो सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकें, और जो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे उसको अदर जो हमारी बॉर्डर कंट्रीज़ हैं उसमें भी सप्लाई कर सकें। इनिशिएटिव के बारे में देखते हैं। तो द इनिशिएटिव ब्रिंग टुगेदर द इंटरनेशनल सोलर एलियांस एंड द UK's ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव। तो इंडिया का जो इंटरनेशनल सोलर एलियांस है और वो जो UK का ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव है, ये दोनों को साथ बनाने का काम करता है एंड कम्प्लीमेंट्स इंडियाज़ फोकस ऑन हैरेसिंग द सन्स एनर्जी। और ये फोकस किस पे कर रहा है, तो ये सन की एनर्जी भी मीन्स हम सन की एनर्जी को यूटिलाइज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ जनरेट करने की बात कर रहे हैं। द ग्रिड विल बी सेटअप ओवर द
नेक्स्ट फ्यू ईयर्स बाय द इंटरनेशनल सोलर एलियंस, और ग्रिड जो है वो इंटरनेशनल सोलर एलियंस के द्वारा सेटअप किया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड। देखिए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक मिनिस्ट्रियल स्टीयरिंग ग्रुप है जो कि सोलर पावर स्टेशन वगैरह बनाएगा, विंड फार्म बनाएगा, उस लोकेशन वगैरह डिसाइड करेगा कहाँ अच्छी लोकेशन है, कहाँ ये सब चीज़ें जो हैं और अच्छे से हो सकती हैं। तो ये सब काम जो है मिनिस्ट्रियल स्टीयरिंग ग्रुप करेगा। अब जो मिनिस्ट्रियल स्टीयरिंग ग्रुप है इसमें फ्रांस, इंडिया, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स आते हैं। उसके अलावा कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं फ्रॉम अफ्रीका, गल्फ, लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया से। इसका सिग्निफिकेंस ये होगा कि with one world one grid we can access clean energy at all places। मीन्स सीधी बात है, ये जब सन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुए तो ये तो रीयूजेबल है, मीन्स इसको हम बार बार रिन्यूएबल एनर्जी में ये चीज़ आ जाएगा। द नीड टू स्टोर एनर्जी वुड ऑल्सो लेसन एंड द वायबिलिटी ऑफ सोलर प्रोजेक्ट विल इंक्रीज। अब इसके बेनिफिट्स देखते हैं। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि इंडिया 40% ऑफ द पावर जो है फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स बाय 2030 जनरेट कर लेगा एंड हैज़ कॉल्ड द connecting solar energy supply across borders given the mantra of one world one sun one grid। उसके बाद द प्रपोज इंटीग्रेशन वुड लीड टू रिड्यूस प्रोजेक्ट कॉस्ट। इसकी वजह से जो इंटीग्रेशन हो रहा है, जो इसमें इतनी कंट्रीज शामिल हो रही हैं, उसकी वजह से सीधी सीधी बात है कि इसका जो कॉस्ट है वो कम पड़ेगा, हायर एफिशिएंसीज, और उसके अलावा जो एफिशिएंसी होगी वो ज़्यादा होगी, और increase asset utilization for all the participating entities। Resulting economic benefit would positively impact poverty alleviation and support in mitigating water, sanitation, food and other socio-economic challenges। ग्लोबल लेवल में 2600 गीगावाट की कैपेसिटी जो है 2050 तक हम अचीव कर सकते हैं, डिलीवरिंग एस्टिमेट पावर सेविंग टू, और इसमें करीब करीब हम 226 बिलियन यूरो पर साल, हर साल जो है 226 बिलियन यूरो हम बचा सकते हैं। और जनरेशन जो है 2050 तक हमारा टारगेट है, मतलब करीब करीब 2600 गीगावाट एनर्जी इससे हम बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।